गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने कम्युनिटी बॉक्स में जो पोल डाला था कि मॉर्निंग के जगह अगर इवनिंग 8 o'clock अगर आपका सेट आए तो 100% लोगों ने ये सपोर्ट किया कि नहीं इवनिंग में होना चाहिए। तो हम लोग का आज का ये इवनिंग का पहला जो आपका सेट है उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो याद रखिएगा, ये जो उच्च न्यायालय है मतलब हाईकोर्ट के बारे में बात कर रहा है, और हाईकोर्ट कहाँ होता है? स्टेट में होता है। तो स्टेट यानी कि राज्य का राज्यपाल जो होगा वो आपका हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ दिलाएगा। ठीक है, चले आगे। और जब हम बात करते हैं कि ये किस आर्टिकल में है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद की शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाएगा, तो ये है आर्टिकल 219 में। कहाँ है? अनुच्छेद 219 में ये लिखा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएंगे, उस पर्टिकुलर राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? तो हम लोग को बहुत बेहतर तरीके से पहले से ही पता है। जो लोग कंटिन्यू इस सेट को रिवीजन कर रहे हैं उनको पता होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो विवाद का निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट के या सर्वोच्च न्यायालय सीधा सीधा करेगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? और ये किस आर्टिकल के तहत करेगा? यह आर्टिकल जो है वो 71 है, यानी आर्टिकल 71 के तहत जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवादों का निपटारा करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य का मतलब हो गया सीधा सीधा एक निर्देश दिया गया है जिसको हम लोग DPSP कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है ना, जिसमें कि आप लोग को मैटरनिटी रिलीफ मिलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, फिर एनवायरनमेंट के लिए प्रिजर्वेशन की बात की गई है, बहुत सारा कुछ है उसमें। इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस है, फिर ग्राम पंचायत के बारे में है। तो ये सारा का सारा क्या है? कल्याणकारी राज्य को एक निर्देश दिया गया है कि आप इसको फॉलो करेंगे तो होंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो DPSP है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। मतलब आप इसमें जो लिखा हुआ है उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते कि हाँ ये चीज़ जो है वो मुझे मिला है। ये एक सिर्फ क्या है? निर्देश है कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है। तो देखिए, जो आपका वोट है, राइट टू वोट कह लीजिए आप, और निर्वाचित होने का मतलब जो इलेक्शन है वो, ये जो राइट है ये कैसा है? तो आपको पता होगा ये एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जो भाग 15 में जो आपका चुनाव आयोग है ना, आर्टिकल 324 to 329, उसमें ये मेंशन है। तो संवैधानिक का मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो सिविल सेवा बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होगा, आप देखिए सिविल सेवा का मतलब हो गया सीधा सीधा IAS। जो IAS 15-20 साल 25 साल अच्छा एक्सपीरियंस गुजार ले तो उसको हम लोग सेक्रेटरी बना देते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट सचिव। क्या कहते हैं? कैबिनेट सचिव कहते हैं। तो याद रखिएगा, सिविल सेवा बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से कैसे हटा सकते हैं? ऑप्शन में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित द्वारा, है ना, कोई महाभियोग नहीं लगता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जो है, ऑप्शन नंबर D आपका क्या होगा? आंसर सही होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि। देखिए, सबसे पहले रिपब्लिक क्यों है ये आपसे पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है, और काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को समझाने की प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को कि रिपब्लिक होने का मतलब है आपके देश का जो प्रमुख है उसका जो है वो चुनाव हो। क्या हो? चुनाव हो। बात समझ रहे हैं? तो चुनाव हो इसका मतलब वंशानुगत नहीं हो। जैसे ब्रिटेन में क्या है, आपका जो राजा है उसी का बेटा राजा है, उसी का बेटा राजा है। तो ब्रिटेन में जो टॉप मोस्ट पोस्ट है वो है आपका राजा का, और वो वंशानुगत है। और भारत में वंशानुगत नहीं है। तो ऑप्शन में देखेंगे कोई वंशानुगत शासक नहीं होना जो है वो क्या कहलाता है? गणतंत्रात्मक कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन अगेन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ कि आप लोग इसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं आप बहुत ध्यान से। तो रामानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, सचिंद्र नाथ सान्याल और सच्चिदानंद सिन्हा।
तो ये जो अनुशीलन समिति थी और इसको पटना में स्थापित किसने किया था? सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और करंट के एक पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वो है कांवर झील, जो किस जिले में है? बिहार के बेगूसराय जिले में है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, ये जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है ये क्या है? नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। नगर नियोजन का मतलब है नगरीकरण के लिए। क्लियर, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था कौन थे? ऑप्शंस देखेंगे, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और बिंदुसार। आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन जो साधु कह लीजिए, है ना, भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। और जैन धर्म में जो है मृत्यु का एक अपना एक तरीका है फास्टिंग करके, तो वो क्या किए? श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वहाँ जाकर फास्टिंग करके अपने शरीर को त्यागे। तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, मथुरा कला, गांधार कला, मधुबनी कला, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीक जो है बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है कौन? गांधार कला। कौन सा? गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया? तो दिल्ली में अमीरों का जो दमन है, ऑप्शन देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और फिरोज शाह खिलजी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या है? अमीरों का दमन कराया। अब बात जब इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं तो इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे इल्तुतमिश सबसे पहले तो अमीरों का दमन कराया ही, साथ ही साथ जो है कुतुब मीनार का संपूर्ण जो है पूर्ण कराया। कुतुब मीनार का जो बिल्डिंग है उसको कंप्लीट कराया, क्योंकि आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, उसको फाइनल टच दिया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इल्तुतमिश ने। फिर इल्तुतमिश ने एक प्रणाली चलाई जिसको इक्ता प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्ता प्रणाली कहते हैं। फिर इसके बारे में बात करेंगे तो एक चहलगानी बनाया, 40 गुलामों का सरदार का संगठन बनाया जिसको तुर्क ए चिहलगानी कहा गया। ए का मतलब ये वाला ए, चिहलगानी किया गया, जिसको बाद में बलबन ने ख़त्म कर दिया था। क्लियर, तो ये हो गया आपका पूर्ण रूप से जो है बिल्डिंग बनाया कुतुब मीनार वाला, इक्ता प्रणाली चलाया, फिर 40 लोगों का सरदार का एक समूह बनाया जिसको चिहलगानी कहा गया। किसने? इल्तुतमिश ने। साथ ही साथ अमीरों का दमन भी कराया इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपका? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ कब। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1780 से 84। अब देखिए, अगर किसी को ये याद है ना तो वो बहुत आसानी से जान जाएगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्यों? क्योंकि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उस समय से लेकर 1784 का एक और अधिनियम आया था, पीट्स इंडिया एक्ट, इन दोनों के बीच में जो है एक ही आदमी थे। वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो याद रखिएगा, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। क्लियर है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किससे हुआ वो भी समझ लीजिए, वो हुआ मंगलोर की संधि। क्या कहते हैं? मंगलोर की संधि। क्लियर, चलें आगे। मंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच में चला, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? यानी आपको कह रहा है कि कांग्रेस को हल्के में लिया था। किसने लिया था? तो उसी ने लिया होगा जिसने कांग्रेस को बनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कांग्रेस को बनाने वक्त जो उस समय जो वायसराय हुआ करते थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तिलक साहब ने कहा है एक जगह पे कि लॉर्ड डफरिन के डफर दिमाग की उपज कौन है? कांग्रेस है। चलें अब बात करते हैं वापस से कांग्रेस की। तो याद रखिएगा 1885 में कांग्रेस का फर्स्ट मीटिंग हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। फॉर्मेशन में जो फाउंडर हैं वो ए.ओ. ह्यूम है। जो फर्स्ट मीटिंग हुआ है वो हुआ है आपका महाराष्ट्र में, है ना, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और जो फर्स्ट मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। साथ साथ रिवाइज करते चलिएगा, मज़ा आ जाएगा। एक टाइम आने के बाद आपका GS काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई?
तो याद रखिएगा पूना सार्वजनिक सभा जिसकी स्थापना 1867 में हुई है। कब हुई है? 1867 में हुई है। इसकी स्थापना एमजी रानाडे ने की है। किसने की है? एमजी रानाडे ने की है। किसकी? पूना सार्वजनिक सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? यानी कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में जो फिनेंशियल जो आपका सिस्टम था उसका जो है मेन टॉपिक क्या था? तो याद रखिएगा उसका जो मेन जो आपका विशेषता था वो था भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व था, लैंड रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो याद रखिएगा वो ऑप्शन देख लेते हैं, हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका अकबर। 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुसलमानों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नीचे दिए गए घटना और तिथि को मिलाइए। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए रॉलेट एक्ट क्या है या जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। तो हम लोग को पता है जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ है, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ, यानी कि ये हो गया आपका डी नंबर। ठीक है। फिर रॉलेट एक्ट के बारे में बात कर रहा है कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था। तो हम लोग को पता है 1919 में ही आया था रॉलेट एक्ट, और पहले आया होगा, है ना। तो पहले का मतलब यहाँ पर मेरे हिसाब से 19 मार्च होना चाहिए, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका ए होना चाहिए। फिर रॉलेट सत्याग्रह की बात कर रहे हैं तो रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल को हुआ होगा, है ना, ये आपका बी होगा। और फिर जब हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, तो मैंने कहा है कि ज़्यादातर जो कांग्रेस का जो मीटिंग होता था वो दिसंबर महीने में होता था, तो आप इसको सी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास। तो ऑप्शन में देख सकते हैं मैंने कहा था फर्स्ट का फर्स्ट, यानी कि ये ए का ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा आपका अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा और यहाँ डी होगा। तो मैंने कहा था फर्स्ट का फर्स्ट, तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, फिर सेकंड का सेकंड भी दिख रहा है। थर्ड का मैंने बताया था जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो 2 दिसंबर 1919 को हुआ था, तो ये आपका आ गया 4 नंबर। तो ये आपका आंसर सही होगा। आंसर क्या होगा? डी नंबर सही होगा। वैसे मैं यहाँ लिख दूँ, ये आपका ए का ए ही है, ये बी का बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। क्लियर? मैं रीज़न भी बताता हूँ कि ये क्यों है। जनरली कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस जो होता है वो लास्ट में दिसंबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। और बढ़ते हुए क्रम में हम लोग को पता है कि भारत का जो है वो बांग्लादेश के साथ, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा सीमा टच होता है। और वो सीमा क्या है? 4096। मैंने हमेशा कहा है 4096 याद रखिए, 16 का क्यूब भी है, 64 का स्क्वायर भी है। ये बांग्लादेश के साथ सीमा टच है और सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन में या तो ये या ये होगा, क्योंकि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए में, तो बढ़ते हुए में जो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होगा। अब सबसे छोटा की बात कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि छोटा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पाकिस्तान छोटा है या नेपाल छोटा है, अगर ऑप्शन में देखेंगे तो हम लोग को पता है कि छोटा कौन सा है, नेपाल छोटा है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। पहले नेपाल होगा, फिर पाकिस्तान की सीमा है, फिर चीन की सीमा है, फिर बांग्लादेश की सीमा है। अच्छा, क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे कम किसके साथ लगता है ना, लीस्ट की बात अगर करें सबसे कम, तो याद रखिएगा वो किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। लगभग 106 किलोमीटर का बाउंड्री टच करता है अफगानिस्तान का इंडिया से। वो भी ऑक्यूपाइड है एक तरह से कह लें, अभी कंट्रोवर्सी में है। इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली क्या होगा? बी नंबर होगा, जो आपका बढ़ते क्रम में बोला है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश सबसे ज़्यादा और नेपाल सबसे कम। हालांकि सबसे कम ऑप्शन के अकॉर्डिंग नेपाल है, ओरिजिनली में अफगानिस्तान सबसे कम है और उससे थोड़ा ज़्यादा फिर भूटान है, फिर म्यांमार है, तब नेपाल का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन देखते हैं, मुंगेर, जमुई, रोहतास और नवादा। तो कह रहा है कि धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, वो कौन सा है? तो वो है आपका रोहतास जिला। कौन सा है? रोहतास जिला। ठीक है, जो दक्षिण पूर्वी का मतलब अगर हम बिहार की बात कर लेते हैं तो दक्षिण पूर्वी का मतलब ये वाला पार्ट होता है, बिहार के अंतर्गत आता है। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। किसके लिए? धारवाड़ भूस्तरीय रचना के लिए। और कह रहा है कि नहीं है, तो याद रखेंगे रोहतास जो है वो दक्षिण पश्चिम में आता है, इसलिए वो नहीं है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन से सही है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ऑप्शन आपका, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है।
यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, बिल्कुल सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। ध्यान रखेंगे जो अटल टनल है वो हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में है। और नेक्स्ट क्या है, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। याद रखिएगा जो अटल टनल का जो फॉर्मेशन किया गया वो इसलिए किया गया कि जीरो टाइम में जो है भारत की सेना वहाँ पे पहुँच सके। तो चारों का चारों सही होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो देखिए नर्मदा घाटी अगर ऑप्शन में देखें, सतपुरा महकाल, सतपुरा अरावली, सतपुरा विंध्याचल और विंध्याचल अरावली। आंसर क्या होगा, सतपुरा और विंध्याचल। याद रखिएगा सतपुरा और विंध्याचल के बीच में क्या है, नर्मदा घाटी श्रृंखला के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वापस से मिलान के बारे में कह रहा है। तो देखिए मिलान में हम लोग देखेंगे क्या, ऑप्शन में देखते हैं बादाम पहाड़, बादम पहाड़ कहाँ है उसके हिसाब से फिर बात करेंगे। लॉयस क्षेत्र है और राज्य है। तो देखिए हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं बादाम पहाड़, तो बादाम पहाड़ देखिए उड़ीसा में है, तो फर्स्ट का क्या होगा, सेकंड होगा। फर्स्ट का सेकंड यहाँ और यहाँ दो जगह दिख रहा है, सी और डी। नेक्स्ट ये जो केंद्रमुख है, सी नंबर है, केंद्रमुख कहाँ है, कर्नाटक में है, तो आपका या कुद्रेमुख है, सॉरी कुद्रेमुख कर्नाटक में है, तो सी का 4 दिख रहा होगा, सी का 4 भी दोनों में है। नेक्स्ट है नोवा मुंडी, कहाँ है, नोवा मुंडी कहाँ है, झारखंड में है, तो डी का 1 है, तो डी का 1 आपको यहाँ नज़र आ रहा है। आंसर क्या होगा, सही होगा। अब मैं लिख देता हूँ, बादम पहाड़ उड़ीसा पहला सही है, फिर डल्लीरा जहरा ये जो है आपका बी नंबर छत्तीसगढ़ में होगा, कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में है, सी होगा, और नोवा मुंडी कहाँ है जो झारखंड में है, डी होगा। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। चले आगे, आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो याद रखिएगा ये जो माउंट किलिमंजारो है वो है कहाँ, किस देश में आपसे पूछ रहा है। आंसर क्या होगा, तंजानिया होगा। क्या होगा, तंजानिया होगा, जहाँ पे क्या है माउंट किलिमंजारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। याद रखिएगा जो मानसून आता है वो इधर से आता है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में देखिए क्या है आपका, मैंने आपको बताया इधर से आ रहा है, मतलब ये दक्षिण पूर्व है, ये वाला हिस्सा क्या है, दक्षिण पश्चिम है, और हम लोग जाता कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में जाता है ना, ऊपर की ओर। तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, सही है। मैं हमेशा भारत में ऐसे करता हूँ क्योंकि ये आपका प्रायद्वीप क्षेत्र है, साउथ का है, और जो आपका मानसून है वो इधर से आता है, टकराकर ऊपर की ओर जाता है, फिर घूम के बंगाल की खाड़ी से यहाँ आता है, ऐसे रोटेशन है। यहाँ पे कहीं ट्रैप हो जाता है आपका जयंतिया गारो खासी जो आपका हिल है वहाँ पे, और मासिन राम में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, वापस से मिला रहा है आपको देश और राजधानी। तो देखिए आप लोग जो कंटिन्यू इस क्लास को फॉलो कर रहे हैं उस इसका जवाब तो बिल्कुल दे देना चाहिए उनको, है ना। फटाफट देखिए आप, उज्बेकिस्तान का क्या होगा, तजाकिस्तान का क्या होगा, किर्गिस्तान का क्या होगा, तुर्कमेनिस्तान का क्या होगा। ये सभी के सभी क्या है, मध्य एशियाई देश हैं। तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान का क्या है, ताशकंद है, तो फर्स्ट का फर्स्ट आपको दिख रहा होगा चारों ऑप्शन में। फिर हम बात करें तजाकिस्तान का दुशानबे है, तो सेकंड का सेकंड आपको पहला और दूसरा में दिख रहा होगा सिर्फ। फिर बात करें किर्गिस्तान का बिश्केक है, बिल्कुल सही है, तो आपका थर्ड का थर्ड नज़र आ रहा होगा, मतलब जो आंसर फर्स्ट है वो सही है। याद रखिएगा, बल्कि याद कर लीजिए कहीं लिखकर कि उज्बेकिस्तान का ताशकंद, तजाकिस्तान का दुशानबे, किर्गिस्तान का बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद। चलें आगे, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सर्वाधिक सबसे संभावित प्रभावी होगा। तो देखिए अवमूल्यन का जो आपको इम्पैक्ट पूछ रहा है, इम्पैक्ट क्या है, निर्यात में वृद्धि है, ये मैंने हमेशा बताया है आपको। आयात में वृद्धि नहीं होता बल्कि निर्यात में वृद्धि होता है। मुद्रास्फीति कमी ये दोनों नहीं होगा। आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा। जब भी हम लोग डीवैल्यूएशन करते हैं अपने मनी का तो हमेशा क्या होता है, एक्सपोर्ट का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार लेती है उसको कैसा रेट कहते हैं, कैसा दर कहते हैं। तो याद रखिएगा उसको हम लोग कहते हैं MSF, क्या कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं सीमांत स्थायी सुविधा दर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो शेड्यूल्ड बैंक है, अनुसूचित का मतलब हो गया शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक से थोड़ी देर के लिए बहुत अल्पकालीन जो होता है, रातों रात जो है धन उधार लेती है, उसको हम MSF कहते हैं, जिसका हिंदी होता है सीमांत स्थायी सुविधा दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI से संबंधित नहीं है, आपसे पूछ रहा है। ऋण नियंत्रण, मुद्रा नोट जारी करना, जनता को पैसे उधार देना, ये आपका क्या है, आपका आंसर नहीं है। और फोर्थ है अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंक को, ये है। तो याद रखिएगा आपसे पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 3 जो है वो नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। स्व उत्पादक है ना, आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक के बारे में बात कर रहा है, तो याद रखिएगा जब स्व उत्पादक की बात कर रहे हैं मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो वो आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना है। जो आपका लास्ट सेट था उसमें मैंने बताया था कि जो आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना है उसी में हरित क्रांति को बढ़ावा देने के स्टेप को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, महालनोबिस है, VKRV राव है, दादा भाई नौरोजी है और साइमन कुजनेट्स है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो आई होप सो जो इसको फॉलो कर रहे हैं इस सेट को वो कंटिन्यू बता पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय यानी रेगुलेट कौन करता है। तो कृषि उत्पादों से संबंधित जो बाजार में नियम वगैरह है वो कौन बनाता है, ऑप्शन कह रहा है। तो ऑप्शन देखिए आपका क्या है, ऑप्शन नंबर C है कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। क्या है, कृषि उत्पाद बाजार समिति, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में APMC कहते हैं। क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिए हैं। 20 ब्रॉड गेज जो है रेलवे इंजन जो अभी जनरली इंडिया में चल रहा है, 20 जो है उपहार में दिया है, किस देश को दिया है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव। तो आंसर क्या होगा, बांग्लादेश को दिया है उपहार में। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना MSP निर्धारित किया है। MSP का मतलब न्यूनतम समर्थक मूल्य 2023-24 में धान के लिए, ठीक है, क्या निर्धारित किया है, ऑप्शन में देख लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C होगा, 2183 रुपया निर्धारित किया। बात कर लें MSP का, तो याद रखिएगा सरकार टोटल 22 फसलों प्लस एक क्या है आपका वहाँ पर गन्ना है में क्या होता है MSP डिसाइड करता है 22 फसलों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। किसने किया है, केंद्रीय महिला और बाल विकास कार्यक्रम। और ये जो है यह कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बाल्यावस्था को देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया था का कुल वजन लगभग कितना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में। चंद्रयान 3 का टोटल जो वेट है वो है आपका 3900 kg। कितना है, 3900 kg जो है उसका कंप्लीट वेट है। चलें आगे। चंद्रयान 3 का जो है लॉन्च डेट है वो क्या है आपका 14 जुलाई 2023। कब है, 14 जुलाई 2023। और जब बात कर लें चंद्रयान 2 का या चंद्रयान 1 का, तो याद रखिएगा चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है। तो देखिए विश्व पर्यावरण 2023 की थीम को अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन क्या क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकें, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, पर्यावरण और जीवन, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, आंसर है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। क्योंकि आपको पता है जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत मेन कंसर्न टॉपिक है रिसेंट डेज़ का, कि हम अगले जनरेशन को एक बेहतर इन्वायरमेंट दे पाएँ। अब बात करते हैं आपका विश्व पर्यावरण दिवस। तो याद रखिएगा ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 जून को। हर साल 5 जून को, 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलें, और इस साल इसकी थीम क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को GI टैग दिया गया है। तो रिसेंट में जो है GI टैग कई सारे राज्य में दिए गए हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो याद रखेंगे जो दुबराज चावल है इसका GI टैग किसको दिया गया है, इसका GI टैग छत्तीसगढ़ को दिया गया है। ध्यान रखेंगे दुबराज चावल कहाँ, छत्तीसगढ़ को। और रिसेंट में जो आपका दिया गया है कुछ जिसमें कि हम लोग बात कर लें किसकी, बिहार की। तो याद रखिएगा बिहार में जो है मरखा चावल है उसको दिया गया है GI टैग। किसको, मरखा चावल, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों और उनके राज्यपाल का कौन सा सुमेलित नहीं है। ये तो बहुत अपडेटेड क्वेश्चन है और जनरली इस पर फोकस भी नहीं करना है बहुत विशेष, लेकिन रिसेंट का क्वेश्चन है तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर C जो है ये त्रिपुरा जो है वो गुरमीत सिंह नहीं है
बल्कि त्रिपुरा के राज्यपाल जो है सत्यदेव नारायण आचार्य हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें हैं। तो जो लोग कंटिन्यू क्रिकेट देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन आता होगा। ऑप्शन नंबर 8, 12, 10 और 14। वेरी गुड, आंसर आ जाना चाहिए। आंसर क्या है, आंसर नंबर 10 बी नंबर है उसका आंसर है। टोटल वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 10 टीमें भाग ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और याद रखिएगा टोटल मैच के बारे में बात करें तो टोटल जो मैच है वो आपका 48 मैच खेला जाएगा। कितना, 48 मैच खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। तो महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है किसको, ऑप्शन में देखेंगे पीके साही। वेरी गुड, पहला ऑप्शन ही सही है। बिहार का नया जो है अधिवक्ता कौन है, पीके साही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, जॉन फंसे को। किसको, जॉन फंसे को। 5 अक्टूबर 2023 को स्वीडिश अकेडमी द्वारा नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई और 2023 में यह पुरस्कार किनको मिला है, जॉन फंसे को मिला है। जबकि 2022 की बात करें तो एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। ठीक है, इस साल के लिए आप जॉन फांसे को याद रखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, नागे वाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है खो खो, गोल्फ, जूडो और शतरंज। आंसर क्या होगा, आंसर होगा जूडो। नागे वाजा शब्दावली संबंधित है जूडो से। जब हम लोग चेस की बात कर लें तो चेस के लिए हम लोग बहुत सारा उसमें यूज़ होता है ना, नाइट यूज़ कर लीजिए आप, चेक एंड मेट शब्द यूज़ कर लीजिए, ये सब क्या है, चेस से रिलेटेड है। और इसका आंसर क्या होगा, जूडो होगा, नागे वाजा जूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। तो याद रखिएगा प्रोलॉग जो है वो पंचम कंप्यूटर पीढ़ी का भाषा है। कौन सा, प्रोलॉग है। और इसके अलावा जो लैंग्वेज की बात करेंगे तो कोबोल होता है, बेसिक होता है, एल्गोल होता है, पास्कल होता है, लोगो होता है, ये सब क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है। उसमें पूछ रहा है जो प्रोलॉग है वो किस पीढ़ी का है, किस जनरेशन का है। तो 5th जनरेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आंसर नंबर 1, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1 रोम में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, 1974 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नकटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नागालैंड, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। तो याद रखिएगा जो नकटा लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। साथ ही साथ 1-2 सेट में हम लोगों ने लावनी नृत्य के बारे में भी देखा था, वो भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए निखिल बनर्जी का संबंध क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, यानी शहनाई, तबला, शहनाई, सितार और संतूर। आंसर क्या होगा, निखिल बनर्जी जो है वो सितार से रिलेटेड है। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शहनाई वादक और तबला वादक को जान लेते हैं, संतूर वादक को जान लेते हैं। तो करंट में जो संतूर वादक है भजन सुपारी, इनका जो है रिसेंट में जो है डेथ हुआ है, इनको याद रखिएगा। भजन सुपारी का संबंध किससे है, संतूर वादक से। शहनाई वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खां है, बहुत लोग बहुत फेमस है। और तबला वादक में क्या है, अल्लाह रखा खां है। चले आगे, आंसर क्या होगा, निखिल बनर्जी सितार वादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर जो होता है वो होता है आपके फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास क्या होता है। याद रखिएगा लाल रंग का जो परास है वो सबसे अधिक होता है। और ऑप्शन में आपको सबसे अधिक कहाँ नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 6200 से लेकर 7800 एंगस्ट्रम। ये जो है एंगस्ट्रम है। A⁻, ये जो आपको ऐसे 0 नजर आ रहा है, पावर नहीं, एक ऊपर का सिंबल है, इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 और इसको एंगस्ट्रम कहते हैं। तो याद रखिएगा एंगस्ट्रम कितना है, 6200 से लेकर 7800 एंगस्ट्रम है, किसका है, रेड का है। और फिर हम लोग बात कर ले सबसे कम, तो ऑप्शन में सबसे कम बी नजर आ रहा है, ये आपका क्या है, बैगनी का है। याद रखिएगा 3900 से लेकर 4460 तक किसका है, बैगनी का है। याद रखिएगा बैगनी का जो सबसे कम है 3900 और रेड का वो सबसे ज़्यादा है, उसका डबल 7800, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है कंपन के आयाम यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के द्वारा जो है तय की जाती है। ठीक है, आयाम का मतलब समझ रहे होंगे, ये जो आपका ये ऊपर और नीचे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, जिसका जितना ज़्यादा रहेगा उतना ध्वनि की प्रबलता रहेगी, जितना कम रहेगा उतना ध्वनि का प्रबलता कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोडों पर निम्नलिखित में से कौन सा। तो ऋणात्मक में जाकर कौन सा चिपकेगा या बाहर रिलीज होगा, पॉजिटिव वाला। तो आपको पता है जल H2O होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है।
तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगी कब, विद्युत का अपघटन करेंगे, जल का अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटन तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है। देखिए कोई भी चीज़ तब दिखाई देती है जब उसका परावर्तन होता हो। तो वाइट वाइट दिखाई देगा क्योंकि सारा का सारा जो है कलर जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो सब मिलकर वाइट बन जाता है। ब्लैक नजर आएगा क्योंकि सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। सिमिलरली ब्लू नजर आएगा जब ब्लू रिफ्लेक्ट हो रहा हो, लाल नजर आएगा जब लाल रिफ्लेक्ट हो रहा हो। तो ऑप्शन में देखेंगे तो दिख रहा होगा ये लाल रंग को परावर्तित कर देता है। क्लियर, रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, लाल नजर आएगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट है कार्य का मान किन किन परिस्थिति में शून्य हो सकता है। तो कार्य का मान देखिए जब विस्थापन शून्य हो तब भी होगा। क्लियर, और बल और विस्थापन की दिशा क्या हो, परस्पर लंबवत हो, 90 डिग्री बन रहा हो। तो हम लोग को पता है एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो लंबवत होगा तो भी क्या होगा, आपका कार्य 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी और सी दोनों होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिरोध के दो तार R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए दो तरह का प्रतिरोध होता है जिसको हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बल्कि 3 होता है, समांतर होता है, श्रेणी होता है, मिश्रित होता है। तो जब बात करें श्रेणी की, तो श्रेणी का जो वायर होता है वो इस तरह से होता है, ये रहा एक प्रतिरोध, ये रहा दूसरा प्रतिरोध। अगर ये R1 है और ये R2 है तो नेट की बात करें, नेट R की बात करें तो R1 प्लस R2 हो जाता है। ये कब, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब एक के बाद एक जुड़ा हुआ हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड सिचुएशन है जब प्रतिरोध क्या हो, समांतर क्रम में, जो इस क्वेश्चन में कह रहा है। एक तो ये हो गया, दूसरा ऐसे लेकर चले जाइए, तीसरा आप ऐसे लेकर भी जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में 2 कह रहा है तो हम लोग 2 ही लेते हैं। ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। तो इस तरह से जो नेट होगा, नेट का मतलब नहीं होता है यहाँ पर, यहाँ होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2 ये पता होना चाहिए। इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला जो डेटा है वो एलसीएम इनटू में आ जाएगा और ऊपर आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको उल्टा करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। और ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ये आपका क्या है, समांतर क्रम में जब 2 जुड़ा हुआ है तो उसका नेट प्रतिरोध है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं। तो देखिए सबसे जो है छोटा तरंग दैर्घ्य किसका होगा, गामा का होगा, ऐसे समझिए। आज इसको लिख लीजिएगा, नहीं होता कहीं पे। इसके बाद किसका होगा, इसके बाद एक्स किरण का होगा। बढ़ते हुए क्रम में हम लोग लिख रहे हैं, एक्स किरण का क्या है, सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है। इसके बाद किसका होगा, इसके बाद होगा पराबैंगनी का, किसका, पराबैंगनी का। ठीक है, फिर किसका होगा, तो पराबैंगनी के बाद दृश्य प्रकाश कह लीजिए, जो हम लोग को दिख रहा हो, है ना, जो है जनरली पराबैंगनी भी अफसोस हो जाता है। इसके बाद क्या है, दृश्य के बाद होगा अवरक्त का, जो लाल से भी ऊपर हो, अवरक्त का। और अवरक्त के ऊपर भी होगा रेडियो का। रेडियो जो तरंग है वो, उसका जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे लंबा होगा। तो ऑप्शन में आपको पूछ रहा है कि विकिरण में सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य किसका है, तो ऑप्शन नंबर आंसर ए होगा, रेडियो तरंग दैर्घ्य। वापस से एक बार देख लीजिए, पहले गामा किरण होगा जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य है उसका, इसलिए उसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है। फिर एक्स किरण है, फिर पराबैंगनी है, फिर दृश्य प्रकाश वाला है, फिर अवरक्त है और फिर रेडियो तरंग दैर्घ्य है। इसको एक जगह लिख लीजिए, बढ़ते हुए क्रम में तरंग दैर्घ्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है। तो देखिए मिश्रण कहते हैं समांगी मिश्रण को जो पूरी तरह से मिल जाए। तो आपको दिख रहा होगा जल तो इंडिविजुअल मिश्रण नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। इस्पात जो है वो मिश्रण है। इस्पात लोहे के साथ और भी कुछ चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है और वो क्या है, एक तरह का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। तो जो लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कार्नेलाइट किसका अयस्क है। ऑप्शन में पोटेशियम, मरकरी, एल्युमिनियम और यूरेनियम। आंसर क्या होगा, पोटेशियम जो है वो कार्नेलाइट जो है उसका अयस्क है। कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, कार्नेलाइट का फॉर्मूला है KCl, ठीक है, इंटू MgCl3 और इंटू 6H2O। तो जो K है वो क्या है, आपका पोटेशियम है। अच्छा, पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, एटॉमिक नंबर 19 है, ये ध्यान में रखेंगे, पोटेशियम का। और कार्नेलाइट किसका है, इसका पोटेशियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीलियम के नाभिक में होता है, देखिए हाइड्रोजन 1-1 होता है और हीलियम 2 और 4 होता है। यहाँ 2 का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा, प्रोटॉन भी 2 होगा। और 4 का मतलब, सॉरी, इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा, प्रोटॉन भी 2 होगा। 4 का मतलब है 2 प्रोटॉन है और 2 आपका न्यूट्रॉन है, तभी वेट जो होता है ये वेट है, ये एटॉमिक नंबर है। तो कोई भी जो होता है नाभिक होता है वो बैलेंस होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, आंसर क्या होगा, डी नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है।
क्रोमा आपने सुना होगा, है ना। क्रोम का मतलब होता है कलर, तो क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का उपयोग कलर से रिलेटेड होगा। ऑप्शन में देख लीजिए, रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में, रंगीन पदार्थों का प्रभाजी आंसर है रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, आंसर नंबर डी होगा। क्रोमेटोग्राफी का यूज किस लिए होता है? रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में रिपीटेड है और रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा है कि आपका जो माणिक्य और नीलम है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी है, दिख रहा है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप से होता है, क्रिस्टल होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंट यानी कि चांदी का प्रतिशत कितना है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन, जो लोग कंटिन्यू इस क्लास को कर रहे हैं उनको पता होगा कि जर्मन सिल्वर, नाम तो जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर होता ही नहीं है। आंसर क्या होगा? 0% होगा। अच्छा, जर्मन सिल्वर में होता क्या क्या है? तो याद रखिए, पहले तांबा यानी कि कॉपर जो होता है वो 50% होता है। फिर बात कर ले हम लोग जस्ता यानी कि जिंक का, तो जिंक आपका 35% होता है, 35% होगा, है ना। और जब बात कर लें निकेल का, तो निकेल आपका 15% होता है। यानी कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा 0% होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो देखिए विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक किसकी होगी, है ना, ये समझे। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, कार्बन है, अल्कोहल है, बर्फ है और लोहा है। तो जब हम लोग बात करेंगे विशिष्ट ऊष्मा इस 4 ऑप्शन में, तो विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक किसकी होगी? अल्कोहल की होगी। अदरवाइज याद रखिएगा H2O पानी जो है उसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है, और किसी भी पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा पानी के विशिष्ट ऊष्मा से ही कंपेयर किया जाता है, इसलिए पानी को हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। जब बात अल्कोहल की करेंगे तो इसके कंपेरिजन में जो इसकी विशिष्ट ऊष्मा है वो कितना है? 0.60 है, यानी कि 1 से कम ही होगी। जब उसी को पिलर स्टोन किए हैं तो उससे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑक्सीकरण किसको कहते हैं? ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये सही कह रहा है, ठीक है। और ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग भी होता है, तो संयोग भी होता है, सही है। और जब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, त्याग कर उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी भी, देखिए विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि कह रहा है। तो मतलब ऑक्सीकरण किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, ऑक्सीजन का संयोग हो और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। क्या होगी? पॉजिटिविटी बढ़ेगी। सिंपल है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे यानी कि नेगेटिव दूर जाएगा तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, तीनों का तीनों सही होगा। नेक्स्ट है, मस्टर्ड गैस का उपयोग होता है। याद रखिएगा मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है और इसका उपयोग जो होता है वो वॉर क्षेत्र में होता है, तो रासायनिक युद्ध में होता है मस्टर्ड गैस का यूज़। और मस्टर्ड गैस का यूज़ सबसे पहले कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, जिसका कि रासायनिक नाम क्या है? डाईक्लोरो डाईएथिल सल्फाइड। क्या है? डाईक्लोरो डाईएथिल सल्फाइड जो है वो मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो देखिए टीएनटी तो विस्फोटक है, हम लोगों ने कई बार इसको सुना होगा, टीएनटी एक विस्फोटक है। फिर पोटेशियम क्लोराइड भी विस्फोटक है और टीएनजी भी विस्फोटक है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, देखिए क्लोरोफॉर्म जैसे देखा आपने, आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग बेहोशी करने के लिए यानी निश्चेतक के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो देखिए नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा और युग्लिना। आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? वो नीलहरित शैवाल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसको कि साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। नीलहरित शैवाल को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, याद रखिएगा गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं, जैसे मैमल्स जो होता है वो भी गर्म रुधिर वाला खून जंतु होता है। वो क्या करता है? अपने शरीर का टेम्परेचर को सेम बनाए रखता है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये आपको कह रहा है फिर सूची मिलाने के लिए। तो देखिए आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा सुंदरी है, अमरबेल है। तो अमरबेल क्या होता है? देखिए हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, अमरबेल क्या होता है? परजीवी होता है। तो परजीवी को हम लोग चूषण मूल कह सकते हैं, यानी कि दूसरे का एनर्जी को सोख कर लेता है, चूस लेता है। तो बी का 1 देखिए नजर आ रहा होगा यहाँ, मतलब ये तो हो गया। सुंदरी का देखिए न्यूमोटोफोर हो गया, यानी कि ये आपका ए और ये आपका बी। देखिए आपको क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में फर्स्ट का 2 नजर आ रहा है। अब बात करें सिंघाड़ा का, सिंघाड़ा क्या है? और डी नंबर 4 प्याज का क्या है? तो प्याज देखिए हम लोग को नजर आ रहा होगा भूमिगत तना है। क्या है? प्याज आपका क्या है? भूमिगत तना है।
तो आंसर क्या होगा, डी का 3, सॉरी डी का 3 किस में है, ये बी नंबर में। तो ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये आपका अमरबेल बी नंबर हो गया, न्यूमेटोफोर ए हो गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हमने कुछ नहीं किया था। फिर प्याज हम लोग को पता है ये भूमिगत तना है, और सिंघाड़ा क्या होगा, स्वांगी कारक मूल होगा, ये आपका सी है। ठीक है, चलें। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाना नहीं, मुझे ये पता था अमरबेल, तो सेकंड अपने आप ऑप्शन से समझ में आ गया। प्याज का पता था भूमिगत तना, तो आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्या है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। ये देखिए, ऑर्थो का मतलब होता है हड्डी से रिलेटेड, तो इस चारों ऑप्शन में हड्डी से रिलेटेड कौन सा है, देखिए आपको नजर आएगा, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, इसका क्या है, ऑर्थोप्लास्टी से संबंधित है। कौन सा, कूल्हे का जोड़, यानी कि बोन्स जहाँ भी आएगा वहाँ ऑर्थो आएगा। ऑप्शन में देखा हमने क्या है, कूल्हा जो है एक हड्डी है ना, उसका जो है प्रतिस्थापन आपका क्या होगा, शल्य क्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है। आप लोग पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए, 2-4 क्वेश्चन हम लोग मैथ को भी देखेंगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग आमाशय, छोटी आंत, पेनक्रियाज और बड़ी आंत। आंसर क्या होगा, आंसर होगा छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है डाइजेशन का सारा काम संपन्न होता है। अधिकांश भाग का मतलब मैक्सिमम। इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो ऑप्शन है टीन, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम। तो याद रखिएगा, इंसुलिन में जो हम लोग को पता है डायबिटिक में यूज़ होता है, तो इंसुलिन में जो धातु है वो कौन सा है, जस्ता है, जिंक है। और जिंक का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर मैं हमेशा हर चीज़ को एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ, जिसको आपको ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर 30 है। कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये चारों याद रखिए, 27, 28, 29, 30, और फेरस क्या है, 26 है। ये मैं एटॉमिक नंबर आपको बता रहा हूँ। इंसुलिन में क्या होता है, जस्ता होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला क्या है, तो याद रखिएगा, हेपेटाइटिस में क्या होता है, कौन सा अंग है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, वो होता है लीवर। हेपेटाइटिस एक क्या है, संक्रामक रोग है, जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होता है। वायरस है, याद रखिएगा, ये भी हेपेटाइटिस क्या है, वायरस है, वायरस से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, और इसमें लीवर में सूजन और जलन पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पेन पेपर के साथ तैयार रहिए, आपका जो है मैथ्स का 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समबाहुभुज जिसका आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग का अनुपात। सबसे पहले ये समझिए कि टोटल बाह्य कोण क्या होता है। मैं जब भी आपको पॉलीगॉन पढ़ाता हूँ तो ये हमेशा कहता हूँ, टोटल जो एक्सटर्नल जो एंगल है वो होता है 360, और ये कभी नहीं बदलता है। इंटीरियर एंगल बढ़ सकता है ऐड होकर, लेकिन एक्सटीरियर कभी नहीं बदलेगा। 7:2 का मतलब देखिए, 2 बराबर यहाँ आपको 360 दिया है, तो 7 बराबर क्या होगा, 2 बराबर 360 है, तो 1 बराबर 180 होगा, तो 7 बराबर 7 गुना 180 होगा। ये आपका टोटल इंटीरियर एंगल है, ये समझिए। कुल बाह्य कोण 360 होता है, और ऑप्शन में टोटल बाह्य कोण, टोटल अंतर कोण और बाह्य कोण का रेशियो 3:2 दिया है। 2 बराबर 360 है, तो 1 बराबर 80, तो 7 बराबर 80 गुना 160, 180 गुना 7 होगा, ये होगा टोटल अंतः कोण। ठीक है, टोटल इंटीरियर एंगल, टोटल जो होता है इंटीरियर एंगल यानी अंतः जो कोण है, इसका भी फॉर्मूला क्या है, ये समझिए। कुल अंतः कोण का फॉर्मूला है 180 इंटू n-2, और इज इक्वल टू क्या है, 180 गुना 7, अभी हम लोगों ने देखा 180 कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 7 + 2 यानी कि 9 हो जाएगा, यानी टोटल भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। क्लियर। इसमें मैंने दो चीज़ का यूज़ किया, जो कुल बाह्य कोण है 360 है, और कुल अंतः कोण जो होता है वो 180 इंटू n-2 होता है। बस इस दोनों का यूज़ किया हमने, आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, और 24% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान को अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कितना % अधिक लिखना होगा। तो देखिए, आपको कह रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब हम कह सकते हैं MP का 80%। अच्छा, 80% को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 80% को लिख सकते हैं 4/5, और कह रहा है 24% का लाभ भी कमा रहा है, मतलब CP का 124, ऐसा समझिए, बटे 100। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चले आगे। नेक्स्ट, अब इसको कट कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा 31 बार में, 31×5 155, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी MP/CP इज इक्वल टू, काटने की और ज़रूरत नहीं है, 155/100, यानी जब CP 100 है तो MP 55 ज़्यादा होगा, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर। 55% हम लोग को अधिक बढ़ाकर लिखना होगा, जिस पे हम लोग 20% डिस्काउंट भी दे दें तो भी हम लोग को 24% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर। चलें, आई होप सो आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
3 क्रमागत बट्टा, बट्टा का मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। 20%, 15% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, मतलब नेट इफेक्ट क्या होगा। तो देखिए 100 से पहले अगर हम लोग 20 घटा लें तो 20 घटाएंगे तो क्या होगा, 80 आ जाएगा। 80 से ऐसा कीजिए 15 घटा लीजिए या 10 ही घटा लीजिए, आसान रहेगा। 15 भी घटा सकते हैं, 15 घटाएंगे तो याद रखिएगा 12 घटेगा, क्योंकि 80 का 10% क्या होता है, 8 होता है। 5% क्या होगा, 4 होगा, दोनों का ऐड होकर 12, 12 घट के आ गया क्या आप पास, 68 आ गया। और 68 से फिर 10% घटाना है। तो अब देखिए अब घटाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले 20 घटे 12 घटे तो 20 और 12 क्या हो गया, 32 हो चुका है। और 68 का 10% और घटना है, मतलब 6.8 और घटना है। तो 32 और 6 क्या होगा, 38.8 जो होता है वो नेट इम्पैक्ट है आपका 20%, 15% और 10% का समतुल्य बट्टा। मतलब एक बार में अगर घटाना चाहें तो क्या घटाएंगे, तो 32 6 38.8% घटाएंगे। ये हमारा इन तीनों का नेट इफेक्ट होगा डिस्काउंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको पूछ रहा है कि किससे विभाजित होगा। तो आपको क्या कीजिए, इसमें से 3 टू द पावर 81 को आप कॉमन ले लीजिए। तो आपका क्या बचा, 3 टू द पावर 0 बचा। ठीक है, फिर 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 4, ये आपका बच रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। ये आपका हो गया 81। ठीक है, फिर ये हो गया 3 3 9 3 27, फिर ये हो गया 3 3 9, फिर 3 एकम 3, और किसी भी पे पावर अगर 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इन सब को अगर ऐड कर लें तो हमारे पास आएगा 121 और गुना ये 3 पे पावर 81। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो ऑप्शन नंबर 7 दिख रहा होगा, 11 दिख रहा है, 19 दिख रहा है, 17 दिख रहा है। इसमें से क्या है जो 121 को काटेगा। तो आप लोग को पता है 121 11 का स्क्वायर होता है, तो आंसर क्या होगा, 11 होगा। आप अगर एडिशन देखना चाहें तो देखिए 81 और 27 ऐड करेंगे तो 108, 108 और 9 117, 117 और 3 120 और 1 21, 121। तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 11 होगा। 11 जो है इसको पूरा पूरा डिवाइड कर लेगा। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, 5 से विभाज्य 5 लगातार संख्याओं का योगफल 165 है। 5 से विभाज्य का मतलब 5 का ही मल्टीपल है और उसका योगफल 165 कह रहा है। तो 165 को हम लोग 5 से डिवाइड कर लें तो क्या आएगा, 5 या 15, 5 या 15 33, यानी बीच का संख्या 33 होना चाहिए, है ना। 5 का मतलब ऐसे 1 2 3 4 5, एवरेज ये 33 होना चाहिए। और ये कह रहा है 5 से विभाज्य है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है ना। यहाँ पे 165 नहीं होना चाहिए, वहाँ यहाँ पे 175 होता तो चलता। 175 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 35 आएगा, और 35 क्या है, एक 5 से विभाज्य संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। उसमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो देखिए 5 से विभाज्य अगर कोई संख्या है, मान के चलते हैं हमारा 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। ऐसे ही क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब 165 की जगह 175 कर लीजिएगा, तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन में एरर हो जाएगा। आपको कह रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा का डिफरेंस। तो ये देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा का डिफरेंस 25 में से 5 घटेगा 20 आएगा। अच्छा, ये तो मैंने ऐसे अनमने ढंग से ले लिया, मतलब कोई एक सीक्वेंस ले लिया। अगर मान के चलिए यहाँ 175 होता, 5 से डिवाइड करते तो क्या आता, 35 आता। तो 35 से 5 कम कर ले 3 बार, मतलब 5 है तो 2 बार, तो 30 और 25 आता। और यहाँ पे 5 5 बढ़ा लेते तो 40 और 45 आता। इस सिचुएशन में भी पहला और लास्ट का, यानी कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा का डिफरेंस कितना आएगा, 20 आएगा। तो आंसर तो 20 होगा, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ इंप्रूवमेंट होकर 175 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 5 से विभाज्य है और 33 जो होता है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, ध्यान में रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू ए हो तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। कुछ मत कीजिए, वैसे तो जो कंटिन्यू मैथ्स पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उनको तो इसका आंसर सीधा पता होगा। ऐसे जिनको नहीं पता है वो कुछ मत कीजिए, दोनों साइड क्या कीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। तो हमारा इधर वाले में लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू अपोजिट में क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू ये जो 2 है वो अपोजिट जाके माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 आंसर होगा। आज के बाद इसको पूरा पूरा याद रखिएगा कि एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू ए हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामू के पास 200 खिलौना है, उसमें से दिवाकर को 10% दिया, ममता को 20% दिया और एक दहाई का मतलब 1/10 होगा, 1/10 खिलौना करण को दे दिया। तो वर्तमान में रामू के पास कितना खिलौना बच गया है, इसको आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंसर देंगे या लाइव चैट में देंगे। तो आई होप सो आप यहाँ तक आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप सो आपको सेट में कुछ मज़ा आ रहा हो। टाइम मैंने चेंज किया है, इसका ध्यान रखेंगे, शाम में इवनिंग में हमेशा होगा 8 PM से।
ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।